नमस्कार एंड हाय एवरीवन। आज हम लोग क्या करेंगे, संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी भारत का महान्यायवादी। हम लोग समझेंगे कि क्या क्या इसमें प्रावधान, इसको क्या क्या शक्तियाँ दी गई हैं, इसको कैसे नियुक्त किया जाता है, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, इसका कार्यकाल क्या होता है, इसका पारिश्रमिक यानी इसकी सैलरी क्या होती है, इसके अलाउंसेस क्या होते हैं और इसको क्या क्या अधिकार मिले हुए हैं। ठीक, देखिए अभी विगत वर्षों में अभी जो यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम हुआ उसमें डायरेक्टली इस महान्यायवादी टॉपिक से ही संबंधित प्रश्न उठा लिया गया था। इसमें ये पूछा गया था कि ये महान्यायवादी क्या होते हैं, फिर किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, और इसके साथ ही साथ ये भी पूछा गया था इसके पारिश्रमिक का निर्धारण कौन करता है, यानी संसद करती है या फिर कहीं और कोई और करता है। लेकिन ऑप्शन में था कि संसद करती है, जो कि गलत था। इसका जो पारिश्रमिक होता है, मैं अभी से ही बता देता हूँ, इसका पारिश्रमिक जो निर्धारित करता है वो राष्ट्रपति ही करते हैं। राष्ट्रपति ही इनकी नियुक्ति भी करते हैं, राष्ट्रपति ही इनकी नियुक्ति भी करेंगे। राष्ट्रपति ये भी कहेंगे जो इनको कार्य सौंपेंगे वो कार्य करेंगे। चलिए हम लोग समझते हैं क्या है महान्यायवादी। नाम से तो बहुत ही लग रहा है कि बहुत ही न्याय वाले व्यक्ति हैं, लेकिन हम लोग समझेंगे कि कितने न्याय वाले व्यक्ति हैं। ठीक, कितने न्याय वाले व्यक्ति हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में इस पद का प्रावधान किया गया है। क्या किया गया है? प्रावधान किया गया है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 यानी 76 के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती। देखिए, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति द्वारा किसकी नियुक्ति की जा रही है? यहाँ पे महान्यायवादी की। अभी आप धीरे धीरे समझिएगा। ठीक, एकदम अपने आप को खाली रख के समझेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि राष्ट्रपति द्वारा इनकी क्या की जाएगी? नियुक्ति की जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ यह जो पद धारण करते हैं, यह पद धारण करते हैं, ये किनके? इनके प्रसाद पर्यंत रहता है। किनके? राष्ट्रपति महोदय क्या रहेगा? प्रसाद पर्यंत रहेगा। यानी प्रसाद पर्यंत से तात्पर्य क्या होता है कि इनकी जब इच्छा करे ये इनको क्या कर सकते हैं? पद से मुक्त कर सकते हैं। कि अगर ये क्या किए, एग्जाम्पल के तौर पे मानिए कि कोई एक इंस्टीट्यूट है, कोई एक संस्था है, वहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉय हैं, उसमें से एक एम्प्लॉय ऐसा है कि जो विद्रोह कर गया। विद्रोह से तात्पर्य ये होता है कि वो जो वहाँ के मैनेजर हैं, जो वहाँ के डायरेक्टर हैं, उनके विचार से क्या हो गए? मतभेद हो गए। उनके मत में क्या आ गया? भेद आ गया, और इधर उधर की बातें वो करने लगा। डायरेक्टर साहब ऐसे हैं तो ये हैं वो हैं। जब उनको ये पता चला तो क्या किए? इनको पद से हटा दिए। ठीक, पद से हटा दिए बिना कोई प्रावधान, कोई प्रोसेस के। इसी को बोलते हैं प्रसाद पर्यंत। प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है कृपा पर्यंत, यानी उनकी कृपा पर क्या होता है? ये निर्भर करते हैं कि कब तक इन्हें रखा जाए और कब तक नहीं रखा जाए। तो ये होता है प्रसाद पर्यंत। हो सकता है कभी इंटरव्यू में ये प्रश्न पूछ लिया जाए, चाहे वो स्टेट सिविल सर्विसेज हो, आईएएस में हो। अगर आपका पॉलिटिकल साइंस है या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपका ऑप्शनल है तो इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे संप्रभुता क्या होती है। बहुत से ऐसे मित्र होंगे जिनको संप्रभुता के बारे में नहीं पता होगा। मैं एक एक टॉपिक को लेकर के आपसे डिस्कस करूंगा, जो बहुत ही विस्तार से, कि संप्रभुता क्या होती है, गणराज्य क्या होता है। ऐसे ही जो हमारे प्रस्तावना में जितने शब्दों का उपयोग किया गया है, इस्तेमाल किया गया, उनके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, वो भी एकदम डिटेल से। जो आपको कहीं से भी प्रश्न पूछे, किसी भी तरह घुमा के पूछे, कितना भी एनालिसिस करें, आप जरा सा भी उलझेंगे नहीं। ठीक, और यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप ये मानकर चलिए कि आप खूब अच्छे से उस टॉपिक को समझिए। रटने का तो बिल्कुल ही सवाल ही नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे वो ऐसे प्रश्न नहीं पूछते जो आपका रटा है। हाँ, बस अनुच्छेद आपको रटना पड़ेगा। अनुच्छेद क्या करना पड़ेगा? आपको रटना पड़ेगा। परंतु आपको टॉपिक की समझ, उसके अंदर जाने की, उसके विश्लेषण करने की, उसमें कुछ इमेजिनेशन करिए कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होगा तो क्या होगा। तो ही आप इस टॉपिक को समझेंगे और उस टॉपिक से संबंधित प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। ठीक, जब भी अगर आपको समझ में नहीं आए कि मैं पढ़ाई कैसे कर रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है, मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ कि नहीं, तो आप क्या करिए, पिछले वर्ष के जितने भी प्रश्न हों, जितने भी प्रश्न आए हुए हैं, कम से कम 5 साल के, आप प्रश्नों को लेकर एक दिन बैठ जाइए। उस दिन पढ़ाई करिए ही मत, बस आप देखिए कि प्रश्नों का क्या स्वरूप है, कैसे पूछे जा रहे हैं, इसका क्या पैटर्न है। ठीक, आपको सब समझ में आ जाएगा। मैं क्यों यहाँ पे महान्यायवादी का चर्चा कर रहा हूँ? क्योंकि मैंने देखा अभी जो यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम हुआ,
2020 का, उसमें मैंने देखा कि महान्यायवादी से संबंधित एकदम डायरेक्टली प्रश्न आ गया। वो भी प्रश्न ऐसा आया कि आपने फैक्ट याद कर लिया, ये होता है वो होता है, लेकिन इसमें क्या हो गया, थोड़ा सा घुमा के प्रश्न दे दिया। जो पढ़े नहीं रहेंगे उनको लगेगा हाँ हाँ संसद तो ही इसका पारिश्रमिक क्या करता है, निर्धारित करता है, परंतु ऐसा नहीं होता है। ठीक, तो हम लोगों ने क्या क्या चर्चा कर लिया कि इसका प्रावधान कहाँ पे है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में, 76 में है। और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति महोदय करते हैं। लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही क्या करते हैं, पद धारण करते हैं। यानी जब इनकी इच्छा हुई इनको हटा दिए, जब इच्छा हुई इनको बुला लिए। ठीक, क्या हो, एक प्रकार से कहा जाए ये मजदूर हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे होते नहीं है, बहुत ही भारत के सबसे बड़े विधि अधिकारी होते हैं। विधि अधिकारी से क्या तात्पर्य होता है अभी हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक, यह देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी, देखिए जैसा कि मैंने अभी कहा ये विधि अधिकारी होते हैं। कानूनी अधिकारी का मतलब होता है एक प्रकार से कहा जाए भारत सरकार का वकील होते हैं। आप समझिएगा, आपको समझाने के लिए मैं ऐसे शब्दों का उपयोग कर रहा हूँ, ऐसा मत कर दीजिएगा कहीं मेंस में आपके लिए ऐसा प्रश्न आ गया कि महान्यायवादी पद पर टिप्पणी कीजिए 200 शब्दों में, तो आप ये सब भी लिख दें, ऐसा नहीं है। ठीक, ऐसे ही जब मैं संसदीय शासन प्रणाली समझा रहा था तो मैंने एक ट्रिक आपको बताया था कि हाथी के दांत दो, एक खाने के और दिखाने के और। ठीक, उसमें क्या होता है, कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, इसके बारे में मैंने चर्चा किया था। बहुत से बच्चों ने उसे पसंद भी किया था, उस ट्रिक को, मेरे तरीके को भी पसंद किया था। वो ठीक है, लेकिन कोई भी ट्रिक होगा उसे समझने के लिए केवल होता है। आप कहीं इंटरव्यू दे रहे हैं तो वहाँ पे मत कह दीजिए, आप मेंस लिख रहे हैं तो भी मत लिख दीजिए। ठीक, वो आपको बस समझाने के लिए होता है। ये क्या होते हैं, देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी या कानूनी अधिकारी होता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखता है। यहाँ पे क्या हो गया कि इनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए कि इनको बनाया जाए, कि कोई व्यक्ति को महान्यायवादी किस आधार पे बनाया जाए। इस शब्द का मतलब यही है, तात्पर्य यही है कि वो व्यक्ति क्या करेगा, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखेगा, तभी जाके उसको क्या किया जा सकता है, भारत का महान्यायवादी नियुक्त किया जा सकता है। वो किसके द्वारा होगा, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा होगा। तो हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। अब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से क्या तात्पर्य होगा कि कम से कम वो क्या करे, 10 साल तक क्या करे, वो उच्च न्यायालय में 10 साल तक उच्च न्यायालय में क्या करे, वो उच्च न्यायालय में वकील या फिर न्यायाधीश के रूप में क्या हो, कार्यरत हो, कार्य किया हो, लगातार किया हो। और 5 साल उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, यहाँ मुख्य न्यायाधीश नहीं, उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश क्या किया हो, कार्य किया हो। ठीक, कभी हम लोग जुडिशरी के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, न्यायपालिका के बारे में चर्चा करेंगे बहुत ही डिटेल्स में। ठीक, यह भारत सरकार को विधि मामलों में क्या करता है, विधि मामलों में वो सलाह देता है, जो क्या करता है, राष्ट्रपति इन्हें सौंपता है। यानी राष्ट्रपति ये कहते हैं ऐसा है भाई, हम तुम्हें ऐसे ऐसे टॉपिक दे रहे हैं, ऐसे ऐसे विषय दे रहे हैं, इस विषय से संबंधित तुम क्या करो, भारत सरकार को क्या दो, सलाह दो, एडवाइस दो। ठीक, और क्या होता है, चूंकि यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करते हैं, पद धारण करते हैं, तो इनका कोई कार्यकाल निश्चित नहीं होता। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, ये क्या होते हैं, ये राष्ट्रपति के दया पर ही निर्भर करते हैं, उनके दया पर ही पद धारण करते हैं। ठीक, क्या करते हैं, उनकी दया पर ही पद धारण करते हैं। एक बार फिर से समझिएगा इसको कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में इस पद का प्रावधान है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। इनकी नियुक्ति जो होती है ये प्रसाद पर्यंत होती है राष्ट्रपति पर। ठीक, और ये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को ही क्या किया जा सकता है, महान्यायवादी पद दिया जा सकता है। और राष्ट्रपति महोदय जो विषय इनको देंगे कि आप इन विषयों पे क्या करें, भारत सरकार को सलाह दें, तो ये क्या करेंगे, उन विषयों पे क्या करेंगे, सलाह देंगे। किसको देंगे, भारत सरकार को देंगे। ठीक, और इसके साथ साथ इनका कार्यकाल निश्चित नहीं है। क्या नहीं है, इनका कार्यकाल निश्चित नहीं है। ठीक, निश्चित क्यों नहीं है, क्योंकि ये राष्ट्रपति के क्या हैं, प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। इसके साथ साथ मैं एक और बात इसमें जोड़ना चाहूँगा कि इनका जो वेतन होता है, इनकी जो पारिश्रमिक होती, सैलरी जो होती है, ये सैलरी राष्ट्रपति पर ही डिपेंड करती है, वो कितनी सैलरी इनको देंगे, कितने अलाउंसेस इनको देंगे, ना कि संसद। ठीक, राष्ट्रपति ही क्या करते हैं, ये निर्धारित करते हैं, यानी प्रेसिडेंट करते हैं, ना कि संसद। इस बात को आप क्लियरली समझ लीजिएगा। हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो, लेकिन कन्फ्यूज मत होइएगा। ठीक, क्या होते हैं, राष्ट्रपति महोदय ही क्या करते हैं, इनके पारिश्रमिक का निर्धारण करते हैं। ठीक,
लेकिन ऐसा प्राय अधिकांशता ऐसा होता है कि बहुत से अधिकारी जो होते हैं उनके जो सैलरी जो पैकेज होता है वो संसद ही क्या करता है, निर्धारित करता है। ठीक, इस रूप में आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, इनको शक्तियां क्या मिलेंगी, ये भारत की किसी भी अदालत में क्या कर सकते हैं, सुनवाई नहीं बहस कर सकते हैं। शब्द देखिए क्या आ गया है, सुनवाई करने का मतलब तो कोई न्यायाधीश करेगा ना सुनवाई कि हाँ ये बात हो गई। ये क्या करते हैं, ये बहस करते हैं। आप देखते होंगे किसी मूवी में भी देखे होंगे, एक वकील दूसरे वकील से बहस करता है तो जज जो होते हैं, जो न्यायाधीश होते हैं, वो सुनते सुनते ही उनको कुछ प्रमाण साक्ष्य मिलता है, उसी आधार पर वो क्या करते हैं, निर्णय दे देते हैं। ठीक, संसद के दोनों सदनों एवं समितियों में जा सकते हैं। ठीक, यानी संसद के दोनों सदन कौन हो, लोकसभा राज्यसभा में जा सकते हैं। कोई भी समितियां हो जो लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी हो उसमें ये जा सकते हैं, लेकिन मतदान करने का अधिकार नहीं। ये भी देखिए एक फैक्ट है, ये भी प्रश्न बन सकता है। मतदान देने का अधिकार क्यों नहीं है, मतदान देने का अधिकार इसलिए नहीं है क्योंकि ये न लोकसभा के सदस्य हैं, न ये राज्यसभा के सदस्य हैं, न ये लोकसभा के सदस्य हैं, न ही राज्यसभा के सदस्य हैं, इसलिए इनको मत देने का कोई अधिकार नहीं है। परंतु ये उपस्थित हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, ये उपस्थित हो सकते हैं दोनों सदनों में भी। यदि दोनों सदनों से संबंधित कोई समितियां अगर बनाई गई, उन समितियों में भी क्या कर सकते हैं, ये भाग ले सकते हैं। ठीक, महान्यायवादी को संसदीय विशेषाधिकार अर्थात सांसदों को मिलने वाले सारे अधिकार मिलते हैं। यानी जो सांसद होते हैं, जो संसद के सदस्य होते हैं, इनको जो जो राइट्स मिले रहते हैं, जो जो इनको अधिकार मिले रहते हैं, वो सारे के सारे इनको क्या दिए जाते हैं, इनको दिए जाते हैं। किनको, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत का महान्यायवादी को। फिर से समझिएगा कि भारत की किसी भी अदालत में, भारत की किसी भी अदालत में ये क्या कर सकते हैं, भारत के पक्ष में, ये अभी मैंने कहा ना ये भारत सरकार का वकील होता है। भारत सरकार क्या होते हैं, ये वकील होते हैं, तो इनको क्या होता है, बहस करने का अधिकार होता है। ये लोकसभा, राज्यसभा और इन दोनों सदनों से संबंधित कोई भी समिति हो, उस समितियों में क्या कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं, परंतु मतदान नहीं दे सकते हैं। मतदान क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि ये दोनों सदनों में से किसी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। ये प्रश्न पूछा भी गया है, आप यदि विगत वर्ष के प्रश्नों को देखेंगे तो आप ये पाएंगे। और इसके साथ साथ सांसद जितने होते हैं, यानी संसद के जितने सदस्य होते हैं, जो उनको राइट्स मिलते हैं, जो उनको अधिकार मिलते हैं, वो सारे के सारे अधिकार महान्यायवादी को मिलते हैं। इनके कार्यकाल की समाप्ति क्या होगी, इनके कार्यकाल की समाप्ति कैसे होगी, मैंने तो पहले ही कहा कि एक तो ऐसे होगी कि राष्ट्रपति जब मन करे इनको हटा दे, तो पहला क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा इनको हटा दिया जाए तो ये क्या हो जाएंगे, पद से मुक्त हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पद से मुक्त हो जाएंगे। शब्द देखिए कितना प्यारा है, कितना अच्छा है, पद से मुक्त हो जाएंगे। इनको अब आराम करने के लिए दे दिया गया है, आप जाइए आराम कर लीजिए। अब ये राष्ट्रपति को क्या कर दें, रिजाइन सौंप दें, यानी उनको त्याग पत्र दे दें। यानी ये तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, इनको हटाया गया। क्या हो गया, ये हटाया गया, लेकिन यहाँ क्या हो गया, ये खुद हट गए। शब्द पे ध्यान दीजिएगा, हट गए। ठीक, क्या किया, ये कहें कि ऐसा है, मेरा कुछ निजी संबंधी मामले हैं, मैं जिनको करने के लिए मैं इस पद पर रहते हुए निर्वहन नहीं कर पा रहा हूं, मैं इसलिए अपने पद से क्या दे रहा हूं, त्यागपत्र दे रहा हूं। ठीक, तो क्या होगा, ये अपने पद से मुक्त हो जाएंगे। इसके साथ साथ यानी मंत्रिपरिषद जब त्याग दे देगी, यदि मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे दे तो भी इनका पद क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, इस पे लॉजिक आप लगाइएगा कि यानी कि जो वर्तमान गवर्नमेंट है, यानी कि मान लीजिए इतने समय जो गवर्नमेंट है, आज के जो महान्यायवादी हैं, आज के जो अभी के महान्यायवादी हैं, यदि ये गवर्नमेंट त्यागपत्र दे दे तो उनका पद खुद ब खुद क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, वो पद से मुक्त हो जाएंगे। ठीक, तो आप लोग समझ गए होंगे, बहुत ही डिटेल से, बहुत ही आसान भाषा में समझाने का मैंने प्रयास किया है। अगर आपको अब भी कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उस आपके डाउट को दूर करने, उसको क्लियर करने का भरसक प्रयास करूंगा। आप क्या करिए, एक एक टॉपिक को, एक एक लाइन को समझते हुए चलिएगा। आप एक बार में नोट मत करिए, एक बार पहले सुन लीजिए, दोबारा जब देखिए इसका एक नोट्स बना लीजिए और सारी बातों को, जो भी मैं यहाँ पे मेंशन किया हूँ, नहीं किया हूँ, जो मैं बता रहा हूँ, उसको आप क्या करेंगे, उसमें ऐड करेंगे। क्योंकि ज़रूरी नहीं होता है कि जो किताबों में लिखा गया है या फिर जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वहीं से प्रश्न बने। प्रश्न कभी घुमा फिरा के दिया जाता है, जैसा कि मैं एनालिसिस करता हूँ कि क्या होता है कि मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने पर ही ये इनका पद क्या हो जाता है, ये पद से मुक्त हो जाते हैं।
क्यों हो जाते हैं? ये उस सरकार के वकील होते हैं, उसकी कुछ दलीलें जानते हैं, उनके बारे में जानते हैं। अब दूसरी सरकार आई, उनकी विपक्ष की थी, तो इससे क्या हो जाएगा, दोनों में मतभेद रहता है और गोपनीयता के क्या हो जाती है, भंग होने का डर रहता है। इस कारणवश ये अपने पद से खुद ब खुद मुक्त हो जाते हैं, खुद ब खुद क्या हो जाते हैं, स्वतः ही मुक्त हो जाते हैं। स्वतः ही शब्द इसके लिए बेस्ट होगा। तो मित्रों, आज हम लोगों ने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को समझा है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।